हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं गौरव धमीजा आपके सामने आज एक फिर वीडियो लेके आया हूँ। बेटा, आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हम अपनी थर्ड बुक टी एस गरेवाल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम देखो पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं, कंपनी अकाउंट की बुक हमने स्टार्ट कर दी है, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हमारी लास्ट बुक है। इसकी CBSE बोर्ड में जो वेटेज रहती है वो 20 मार्क्स की रहती है। 20 मार्क्स के साथ साथ एक बात सुनना, इसकी जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स। इस 20 मार्क्स में बेटा 7 मार्क्स के आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 7 मार्क के जो क्वेश्चन होंगे ये 1 मार्कर होंगे। ये बेटा थ्योरी आ रही है लास्ट ईयर से, तो कुछ भी चीज़ आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, थ्योरी आए प्रैक्टिकल आए। वो एक एक नंबर के 7 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। पार्टनरशिप, कंपनी और NPO जो 3 कंपनीज की बुक, पार्टनरशिप और NPO जो अलग से चैप्टर है, उसमें से 13 मार्क्स से 1 मार्कर आते हैं। और बाकी जो 13 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से एक 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक 6 मार्क का क्वेश्चन होगा। अब बात करेंगे कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। देखो, इस बुक के अंदर टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, आपकी CBSE बोर्ड के अंदर एक प्रैक्टिकल होता है 12 मार्क्स का रिटन पेपर। CBSE में आपका बेटा एक प्रैक्टिकल होता है अकाउंट्स में, कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। इस 20 मार्क्स में बेटा आपका 4 मार्क का वाइवा होता है, 4 मार्क का आपका प्रोजेक्ट होता है, और 12 मार्क्स का आपका एक रिटन टेस्ट होता है। इस रिटन टेस्ट के अंदर आपके 2 चैप्टर कवर होते हैं, एक चैप्टर नंबर 4 और एक चैप्टर नंबर 5। ये इसी बुक का है, एनालिसिस का। चैप्टर नंबर 4 जो है वो अकाउंटिंग रेशियोज का है, और चैप्टर नंबर 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। 12 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, जो वाइवा होगा वो ऑलमोस्ट इसी में से होता है। 4 मार्क का जो प्रोजेक्ट है वो इसमें से नहीं होता। आपने 11th क्लास में एक प्रोजेक्ट बनाया होगा, जर्नल लेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें बनाई होगी। उसी के आगे बेटा एक सेगमेंट रिपोर्टिंग का या जो भी आपकी टीचर बताए उसका प्रोजेक्ट कंटिन्यू होता है। वाइवा इसमें से हो जाएगा, रिटन टेस्ट इसमें से हो जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए हेल्प ले सकते हो, चांसेस कम है, लेकिन आप लोग हेल्प ले सकते हो। तो ऑलमोस्ट बेटा ये 20 मार्क का CBSE बोर्ड के अंदर पेपर, और ये CBSE का बेटा प्रैक्टिकल, तो ऑलमोस्ट 40 मार्क की बुक बन जाती है। ये दोनों चैप्टर जब कवर होंगे बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैं अलग से वेटेज बताऊं तो 8 मार्क्स की है, अकाउंटिंग रेशियोज की वेटेज बताऊं तो 6 मार्क्स की है। मतलब इस 20 मार्क्स में से बेटा ये 2 चैप्टर, सबसे बड़े चैप्टर यही हैं, और यही 14 मार्क्स के आ जाते हैं, जिसमें से 6 मार्क का कैश फ्लो का प्रैक्टिकल आएगा, और 2 क्वेश्चन 1 मार्कर आते हैं। लास्ट ईयर अकाउंटिंग रेशियोज में बेटा एक 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, बाकी 1 मार्कर आए थे 3 मार्क्स के। तो ये हमारा कुछ पैटर्न रहेगा। तो इसमें टोटल हमें 5 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब सर, बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज़ की? देखो, हम कंपनीज पढ़ रहे हैं, हम एक अपनी बुक सेकंड बुक कर रहे हैं कंपनीज की, तो कंपनीज की ही हमें क्या पढ़नी है यहाँ पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ी सी हमने लास्ट क्लास में कंपनीज की बात करी थी, जिसमें शेड्यूल 3 बैलेंस शीट वगैरह, शेयर कैपिटल वगैरह देखा था। यहाँ पर इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर जब आज हम स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये एनालिसिस है क्या? देखो, मैं थोड़ा सा आपको 11th क्लास आपका बचपन याद दिलवाता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा आपका पेज टर्न कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपका कोर्स कंटेंट लिख दूंगा इसी पेज पर। एक चीज़ देखना, जब आप लोग अपने बचपन में थे, 11th में थे, आपने एक चीज़ पढ़ी थी, जब चैप्टर 1 आया था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहला आपने एक चीज़ पढ़ी थी, देखो जरा बात करते हैं। आपने बोला था कि जो भी एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, एक फ्लो चार्ट पढ़ा था। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता था? सबसे पहला जो स्टेप, या मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोलूँ या अकाउंटिंग प्रोसेस, किसी भी चीज़ में बारे में बात करूँ, सबसे पहली चीज़ क्या होती थी? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ की बेटा? ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहले होता था आइडेंटिफिकेशन
ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई करते थे फिर इसको करते थे मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो भी चीज़ें मनी की टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते थे। जैसे कैलिबर हो गया, कैलिबर ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटी ऑफ मैन पावर, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बेटा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता था वो चीज़ें जो मेजर कर सकते हैं हम मनी की टर्म्स में उसी को चीज़ रिकॉर्ड हम करेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ आती थी, नेक्स्ट चीज़ बेटा मेजरिंग के बाद आता था, हम इसी करते थे रिकॉर्डिंग। क्या करते थे? रिकॉर्डिंग। और आप सब लोगों को पता है रिकॉर्डिंग होती थी जर्नल में, रिकॉर्डिंग होती थी जर्नल। रिकॉर्डिंग के बाद होता था क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग के बाद होता था क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के लिए बेटा हम अपने पास लेजर बनाते थे। लेजर जनरली 5 हेड्स में ही बनते थे, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। क्लासिफिकेशन के बाद हम जो अपना बात करते थे वो बात करते थे समराइजिंग। 5th पॉइंट समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करते थे बेटा? जर्नल, जर्नल के बाद क्या बनता था? लेजर, और लेजर के बाद हम क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस। लेजर के बाद क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से ही हम क्या बनाते थे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस से ही हम बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये आप लोग चैप्टर पढ़ के भी आ चुके हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, चैप्टर नंबर 18 और 19 होता था आपकी बुक का। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो दो चीज़ों के बारे में बात करेगा, दो केसेस में बात करेगा। अच्छा, ये आप लोग जो भी पढ़ रहे हो मैं चाहूँगा आप इसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन कर लो, एक मोटा रजिस्टर बना लेना जिसमें आपकी पूरी एनालिसिस की बुक कवर हो जाए। उस रजिस्टर पर हेडिंग डाल देना, फ्रंट पे ही ये एनालिसिस का आपका रजिस्टर है। आपके पास वीडियो रेगुलरली आती रहेंगी तो आप उसमें बेटा सारी की सारी नोटिंग कर सकते हो, और ये जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ आप इसको नोट कर लेंगे। देखो, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात होती है वो दो केस में बात करेंगे। इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अदर देन कंपनीज, इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अदर देन कंपनीज मतलब उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो कंपनीज के अलावा है। अब कंपनीज के अलावा बेटा क्या क्या चीज़ें हो सकती है? देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई। तो आपने जो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मैं बोल सकता हूँ जो फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो फाइनल अकाउंट्स बनाए थे वो क्या क्या बनाए थे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक हमने स्टेटमेंट बनाई थी बैलेंस शीट। मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट सेम होते हैं, बस एक पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट चेंज होता है। ये जो हमारी होती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा ये हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है। ये इनकम स्टेटमेंट हमारी क्या बताता है? इनकम पोजीशन की, पूरे साल में हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस इनकर कर रहे हैं। या मैं बोल सकता हूँ ये हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट क्या बताती है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी इनकम पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, और ये बताता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन की एक पर्टिकुलर डेट पर हम कितने एसेट्स, लायबिलिटी ओन करते हैं। तो ये बात हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किस केस में? इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अदर देन कंपनीज। और अब एक हम बात करते हैं इन केस ऑफ कंपनीज। एक हम अब बात करने वाले हैं इन केस ऑफ कंपनीज। देखो, होती सेम ही चीज़ है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही बनेगा, और वो एक उसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट के शेड्यूल 3 पार्ट 2 के हिसाब से बनने वाला है। और ये क्या होती है हमारी, क्या शो करेगा, इनकम पोजीशन। फॉर्मेट चेंज होगा लेकिन चीज़ें वही हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आती थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मेट चेंज होगा, चीज़ें वही रहेंगी। और एक बनाएंगे हम यहाँ पे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हमारी क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये हमने बात की। सबसे पहला क्या, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्या, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर होती थी रिकॉर्डिंग, किसमें, जर्नल में। जर्नल के बाद क्या आया, क्लासिफाइंग, वो होता था लेजर में। समराइजिंग, समराइजिंग वन था ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस से हम क्या प्रिपेयर करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किस केस में आई, दो केसेस में। कौन कौन सा, इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अदर देन कंपनीज, तो इसमें बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इसको हम बोलते थे इनकम स्टेटमेंट। ये हमारी क्या शो करता था, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, या इसको इनकम पोजीशन शो करता था। और ये हमारी क्या होती थी, पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएनएल को बोलते थे इनकम स्टेटमेंट। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और ट्रेडिंग एंड पीएनएल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। कंपनीज के केस में बेटा दो चीज़ें बनेंगी, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये जो हम बनाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल, ये यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो सीखेंगे धीरे धीरे। उसके बाद क्या आया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन। जब बेटा समराइजिंग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है, समराइजिंग के बाद ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है, नेक्स्ट हमारा जो काम होता था वो होता था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता था वो होता था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। और जो लास्ट स्टेप आता था वो होता था कम्युनिकेटिंग, जिसमें हम क्या करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटा जो भी है कम्युनिकेट करते थे उनको, यूज़र्स को। कम्युनिकेटिंग, या मैं बोल सकता हूँ कम्युनिकेशन टू यूज़र्स, कम्युनिकेशन टू यूज़र्स। और जो यूज़र्स होते थे हमारे, जो हमारे कौन होते थे, यूज़र्स, वो कौन होते थे, दो टाइप के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। कम्युनिकेटिंग को बेटा आप लिख सकते हो कम्युनिकेशन टू यूज़र्स, कुछ भी लिख सकते हो। कम्युनिकेशन टू यूज़र्स। हमें जो इस बुक के बारे में बात करना है या बात करनी है वो बेटा ये स्टेप है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का, कि जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है, जो हमारी बैलेंस शीट है, वो क्या चीज़ शो कर रही है, कैसे एनालाइज हम उसको करने वाले हैं। कि हमारी इनकम स्टेटमेंट अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, लास्ट ईयर में कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया। इन सब चीज़ों को ही क्या करना है बेटा, एनालाइज करना है। इन सब चीज़ों को ही क्या करना है, एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाके फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ का टेस्ट करवाते हो। डॉक्टर कहता है कि आपको ये दिक्कत है, आप एक काम करो, इसका टेस्ट करवा लो। जब आपकी रिपोर्ट्स आती हैं तो डॉक्टर एनालाइज करके आपको बताता है, इंटरप्रेट करके बताता है, वो चीज़ उसको ही समझ आती है कि क्या चीज़ बड़ी हुई है, क्या चीज़ कम, किस चीज़ की कमी है, क्या दिक्कत है आपके साथ, किस चीज़ की दवाई देनी है, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। यहाँ पर एनालिसिस हमें करना है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं बेटा वो कंपनीज की हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की नहीं है। जो एनालिसिस होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेटा ये कंपनीज के केस में हम बात करने वाले हैं। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो आपका ये जो बेटा पूरा टॉपिक था एक बार मैं दिखा देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन, ये पूरा टॉपिक है, आप इसको ऐसे ही नोट कर लीजिएगा 2 पेज पे। किसी को 1 पेज पे करना है, आता है तो वो वैसे भी कर सकता है। इंडिविजुअली एक बार फिर से दिखा देता हूँ, किसी को कुछ नोटिंग रह गई हो तो एक बार आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो। तो ये हमें इस पॉइंट के बारे में बात करनी है। अब देखो इस चैप्टर में
मतलब हमने जो बात करी, हमारा जो सिलेबस है, जो एनालिसिस का हमारा सिलेबस है, उसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं। एनालिसिस में टोटल आपके कितने टोटल चैप्टर्स आएंगे? 5। मैं बात करूँ, ये जो एनालिसिस की बुक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आपके कुछ 5 चैप्टर्स के हम बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करेंगे, उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। तो फर्स्ट चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? सर आपने अभी बता तो दिया, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L आता है। बेटा वो आता तो है, अब उसके फॉर्मेट्स क्या है, कैसे चीज़ें शो होगी, कैसे उसको प्रेजेंट करा जाएगा, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है, वो हमें बेटा टूल्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? टूल्स फॉर एनालिसिस। एनालिसिस करना है, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो हमारे टूल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। हमारे जो टूल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। सबसे पहला जो टूल आता है वो आता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये आप लोगों के लिए नाम नया है, ये हमारा चैप्टर है एक। मज़े की बात क्या है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, वो यही है। क्या? कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, या कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है आइडेंटिफाई करने का, एनालाइज करने का कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें वो शो कर रहा है, कैसे पता लगेगा प्रॉफिट में है, लॉस में है, कैसे कंपेयर करें, ये सारी चीज़ें। तो बेटा 3 टूल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग रेशियोज़ का। क्या है? अकाउंटिंग रेशियोज़ का। और जो लास्ट टूल है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और मज़े की बात क्या है, अकाउंटिंग रेशियोज यही हमारा चैप्टर नंबर 4 है और यही हमारा चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 3 वैसे मैंने नाम लिख दिए हैं, कोई नहीं, एक बार फिर से लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। एनालिसिस का सबसे इजी चैप्टर, या मैं बोलूँ पूरी अकाउंट्स क्लास 12th का सबसे इजी चैप्टर है कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ये जो चैप्टर है ये है अकाउंटिंग रेशियोज़ का, और ये है नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो हर स्कूल का एक तरीका होता है, या हर टीचर का एक तरीका होता है अपने हिसाब से वो कैसे करवाता है। कुछ टीचर कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट करा देते हैं स्कूल के अंदर, अकाउंटिंग रेशियोज़ कोई कैश फ्लो स्टार्ट करवा देता है, कोई लाइन वाइज चलते हैं। देखो जैसे पार्टनरशिप होती है, उसमें एक NPO चैप्टर जो आपकी बुक में दे रखा है वो अलग होता है, उससे किसी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं बात करता हूँ बेटा पार्टनरशिप, तो पहले चैप्टर 1 होगा फंडामेंटल्स, नेक्स्ट होगा गुडविल, गुडविल के बाद होगा चेंज इन PSR, फिर एडमिशन, फिर रिटायरमेंट, फिर डिसोल्यूशन। तो उसका पूरा एक प्रोसेस चलता है। कंपनीज पढ़ेंगे, कंपनीज के केस में बेटा इशू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ेंगे। तो पहले जो चैप्टर है वही पढ़ेंगे, उसका एक सिस्टमेटिक वे है। ऐसे ही एनालिसिस का भी अपना तरीका है पढ़ने का। सबसे पहले बेटा इन 2 चैप्टर्स में हमें सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। अब थ्योरी पढ़ने क्यों ज़रूरी है? क्योंकि MCQ आ रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज सबसे पहला जो चैप्टर होगा, हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है क्या। नेक्स्ट आएगा बेटा इनको एनालाइज करने के टूल्स क्या क्या गिवन है, ये बताएगा टूल्स क्या क्या होते हैं।
ये दोनों चैप्टर आपका थ्योरी है। टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या टूल्स है? 3 टाइप के टूल्स होते हैं, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेशियोज, और नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, और बेटा यही हमारे 3 चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर प्रैक्टिकल हैं। सबसे इजी चैप्टर मैंने ये बोला, ये ऑलमोस्ट बेटा 4 मार्क का पेपर में कवर हो ही जाता है। अकाउंटिंग रेशियोज की वेटेज वैसे 6 मार्क्स की रहती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा 8 मार्क्स का कवर होता ही होता है, जिसमें से 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, एक 1 मार्कर और एक 1 मार्कर। लास्ट ईयर का पैटर्न ये था, इसमें से भी लास्ट ईयर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और टोटल इस बुक में से 7 मार्क्स के MCQ 1 मार्कर आने वाले हैं, जिसमें से 2 कैश फ्लो के होंगे, तो 5 बाकी इसमें से होंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमारा कोर्स कंटेंट था। हम अपने पास बेटा, मैं आपको ये सारे चैप्टर लाइन वाइज ही करवाने वाला हूँ। करवाने को मैं अकाउंटिंग रेशियोज भी स्टार्ट करवा देता, करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप सब लोग फॉर्मूलाज को क्या करते, रट्टा मारते, आप लोगों को समझ नहीं आता कि क्या चीज़ हो रही है और क्यों हो रही है। इसीलिए लाइन वाइज चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज के है क्या। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। ये नोट हो गया होगा, एक फ्रेश पेज खोल लेते हैं। चैप्टर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी पढ़ रहे हैं? कंपनीज की। देखो कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी बनाने के लिए हमें कंपनीज एक्ट 2013, या बेटा उससे पहले कोई भी प्रीवियस कंपनी लो था, उसमें क्या करवानी पड़ती है? रजिस्ट्रेशन। तो कंपनीज पर जो अप्लाई होता है वो किसके प्रोविजंस के हिसाब से चलती हैं? कंपनीज एक्ट 2013, लेटेस्ट यही है, कंपनीज एक्ट 2013। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। देखो हर कंपनीज एक्ट में जैसे है, तो कंपनीज एक्ट में कुछ सेक्शंस है, रूल्स हैं, स्केड्यूल्स है, प्रोविजंस है, हर चीज़ अब बता रखी है। जो स्केड्यूल 3 है कंपनीज एक्ट का, स्केड्यूल 3 है। स्केड्यूल 3 बेटा हमें क्या प्रोवाइड करता है? फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब करता है, किस चीज़ के? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो कंपनीज के हैं। स्केड्यूल 3 क्या प्रिस्क्राइब करता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, और आप लोग ये साथ साथ नोटिंग करते रहना। प्रिस्क्राइब्ड द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट 2013 बेटा हर किसी एक्ट के अपने सेक्शंस, रूल्स, शेड्यूल्स, प्रोविजंस होते हैं। तो इसमें से जो एक शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 किसका? 2000 एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 का। वो प्रिस्क्राइब करता है बेटा फॉर्मेट्स किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी? कंपनीज की। अब ये एक पार्ट में नहीं बताता, ये 2 पार्ट में हमें क्या करता है? फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है। आप लोगों के साथ मैंने कंपनीज की बुक स्टार्ट करी थी, वहाँ पर भी आप लोगों को ये चीज़ समझाती थी। बेटा एक होता है पार्ट 1। पार्ट 1 में ये जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करता है, इसने करा है बेटा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से पार्ट 1 में प्रिस्क्राइब्ड है। और पार्ट 2 या पार्ट 2 में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, यहाँ पर बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसमें बेटा? 2 पार्ट्स में, एक पार्ट 1 बैलेंस शीट, और एक है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
अब बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट बताती है हमारी कि एक पर्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एक पर्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो मैं लिख सकता हूँ इट विल हेल्प टू एनालाइज, चलो नहीं एनालाइज नहीं, कैलकुलेट लिख लो। इट विल हेल्प टू एनालाइज, नहीं सॉरी, इट विल हेल्प टू कैलकुलेट या आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट क्या बताती है? इट विल हेल्प टू कैलकुलेट या आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और स्टेटमेंट ऑफ P&L, इट विल हेल्प टू कैलकुलेट या फिर आइडेंटिफाई इनकम पोजीशन दैट इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ कंपनीज। तो बैलेंस शीट क्या बताएगी? हमें हेल्प करेगी बेटा क्या कैलकुलेट आइडेंटिफाई करने में, फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी एसेट्स लायबिलिटीज कितनी है। और पार्ट 2 क्या बताएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। इट विल हेल्प टू कैलकुलेट या आइडेंटिफाई द इनकम पोजीशन। इनकम पोजीशन क्या होती है? प्रॉफिट और लॉस क्या है किसी भी कंपनी का। तो हम ये धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। आज की डेट में जो हम स्टार्ट करेंगे वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। शेड्यूल 3 क्या कहता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L के बारे में बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो उससे पहले ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो उससे पहले बेटा एक चीज़ देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है। देखो ये यहीं तक बहुत है। अब एक बार समझा देता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड क्या क्या होता है। एक तो क्या पड़ा, बैलेंस शीट, ये भी किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एक ट्रेडिंग P&L होता था, लेकिन यहाँ पर अब उसको हम क्या बोलने वाले हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एक होता है नोट्स टू अकाउंट्स, एक होता है नोट्स टू अकाउंट्स। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको कंपनीज की बुक स्टार्ट करवाई थी। कंपनीज की बुक में मैंने आपको बैलेंस शीट सिखाया था, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स बनवाए थे। ये ऐसा क्यों नोट्स टू अकाउंट्स क्यों बनाते हैं बेटा? कंपनीज एक्ट खुद कहता है कि आप जो बैलेंस शीट के अंदर मेन हेड लिख रहे हो, उसका जो भी बैलेंस है वो आप नोट्स टू अकाउंट्स में बनाओ, साथ साथ मत दिखाओ। उसका डिटेल डिस्कशन होना चाहिए नोट्स के अंदर। एक चीज और आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक चीज और आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि जो भी बेटा स्मॉल कंपनी होती हैं, जो भी स्मॉल कंपनी होती हैं, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ये जब चैप्टर पढ़ाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो हमारा एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। इसके बारे में जब हम बात कर लेंगे। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा कौन फिर? एक बेटा जो भी पब्लिक कंपनी है, जिसके भी शेयर्स बिक रहे हैं, जिसकी लिस्टिंग हो रखी है स्टॉक एक्सचेंज पर, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो ये कुछ हमारे 4 पार्ट हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक चीज और आती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, की इक्विटी में कितना चेंज आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज क्या। लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमें बैलेंस शीट सीखनी है, इस चैप्टर में सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, फॉर्मेट इस चैप्टर में सीखेंगे, नोट्स टू अकाउंट इस चैप्टर से सीखेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही कवर हो जाएगा। और एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट
हमारा एक अलग से चैप्टर है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा, उसको मैं आपके सामने बनाऊंगा। आप लोग भी उसको मेरे साथ साथ नोट करने वाले हो। तो हम यहाँ पे जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैलेंस शीट। सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी। फिर क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन, जो भी डेट होगी। अब देखो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है वो क्या है, 31 मार्च 2020, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉलम आता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के बाद एक कॉलम बनेगा नोट नंबर, उसके बाद दो कॉलम बनेंगे एक करंट ईयर का अमाउंट होगा और एक प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा। बैलेंस शीट को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। एक वो है एसेट्स, एक है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का, और एक है एसेट्स का। देखो सबसे पहले जो पार्ट आता है, सबसे पहले जो पार्ट आएगा वो आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का। इक्विटी क्या होती है, जो बेटा शेयर होल्डर्स फंड है, जो मालिकों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर चार हेड हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर एक हेड ये रहा मेजर हेड, इसके अंदर चार सब हेड है। इन सब हेड के भी सब हेड है, वो सीखेंगे क्या है कैसे है। देखो सबसे पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर जो फर्स्ट हेड है, जो फर्स्ट हेड है उसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड। जो फर्स्ट हेड है उसका नाम है शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर्स फंड के बेटा, इस हेड के भी अपने तीन सब हेड हैं। इस शेयर होल्डर्स फंड के भी अपने भी तीन सब हेड हैं। तो यहां मैंने ए लिख दिया है। एक आएगा शेयर कैपिटल, बी आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ए आएगा शेयर कैपिटल, बी आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, और नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मैंने क्या बोला, बैलेंस शीट के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी क्या है, मालिकों का पैसा, जो शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा है, जो ओनर्स हैं। और लाइबिलिटीज मतलब जो आउटसाइडर लाइबिलिटी, तो इक्विटी इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। इस इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर चार हेड आते हैं, चार मेजर हेड आते हैं। इन मेजर हेड्स के अंदर भी अपने सब हेड है, और सब हेड के भी सब हेड है। तो ये चीज़ें देखेंगे टाइमली क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो सबसे पहले जो हेड आया वो आया शेयर होल्डर्स फंड का। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, और फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कुछ करंट ईयर का अमाउंट, कुछ प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। तो जो नेक्स्ट मेजर हेड आया, जैसे शेयर होल्डर्स फंड था, जो नेक्स्ट मेजर हेड है, आप लोग ये साथ साथ नोट करते रहना। जो नेक्स्ट मेजर हेड है वो है शेयर एप्लीकेशन
मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका कोई भी सब हेड नहीं है, इसका कोई भी सब हेड नहीं है। सर ये होता क्या है बेटा, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, इन सब चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ। तो पहला मेजर हेड आया शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स के 3 सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नेक्स्ट मेन हेड क्या आया, शेयर कैपिटल पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जो थर्ड आया बेटा, नेक्स्ट जो आया, कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो वो आया नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, थोड़ा बहुत अगर मैं भी कुछ ना भी बताऊँ, जिनकी पेमेंट 1 साल से ज़्यादा के बाद करनी होती हैं, जो 1 साल से ज़्यादा के बाद ड्यू होने वाली हैं। अब ये नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहला जो सब हेड है वो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। वो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ के बाद जो नेक्स्ट सब हेड है वो है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और लास्ट जो है वो है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नीचे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे कितने हेड्स, 3 सब हेड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज से कितने मेन हेड, 4। 4 का सबसे पहले कौन सा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे कितने सब हेड, 3। उन 3 सब हेड का नाम क्या, शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर नेक्स्ट जो मेन हेड आया वो आया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होती है बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट जो मेजर हेड आया वो क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अपने 4 हेड हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नॉन करंट लाइबिलिटी के कितने सब हेड, 4। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और जो फोर्थ हेड आया, वो फोर्थ हेड जो नेक्स्ट है वो है करंट लाइबिलिटीज़ का। नेक्स्ट जो सब हेड है वो है करंट लाइबिलिटीज़ का। नेक्स्ट जो मेजर हेड है, अब इसके अंदर भी इसके कितने हेड, 4। जैसे यहाँ पे था लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो करंट है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। फिर क्या था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल्स। देखो ये कोई पॉइंट नया नहीं है। ट्रेड पेबल आपको पता है क्या होते हैं, बिजनेस ने पेमेंट करनी होती है, एक क्रेडिटर्स की और एक बिल्स पेबल की। क्रेडिटर्स कौन, जिससे भी हम उधार पर सामान खरीदते हैं, क्रेडिट परचेजेस करते हैं, वो हमारा कौन होता है, क्रेडिटर्स। और बिल्स की पेमेंट करनी होती है, अगर क्रेडिटर्स बेटा क्या इशू कर दें, बिल इशू कर दें, तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल्स। फिर क्या था, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटीज। फिर यहाँ क्या था, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये एक लाइन, 2 लाइन, यहाँ पर इसका हो जाएगा टोटल। तो ये फॉर्मेट था बैलेंस शीट का, सिर्फ लाइबिलिटीज, इक्विटी और लाइबिलिटीज पार्ट का, इक्विटी और लाइबिलिटीज पार्ट का। एक बार फिर से समझाता हूँ।
बार बार बोल रहा हूँ, याद बाद में करेंगे, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको भी याद रहेंगी। जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो पता होगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या क्या नाम लिखे थे। बैलेंस शीट के अंदर दो पार्ट में डिवाइड करा गया बैलेंस शीट को, इक्विटी और लाइबिलिटीज और एसेट साइड। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के कितने मेजर हेड? 4। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के कितने सब हेड? 3। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। उसके बाद सेकंड मेजर हेड क्या? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर आया था नेक्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी कितने सब हेड? 4। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऐसे ही करंट लाइबिलिटी के कितने सब हेड? 4। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आई होप ये नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। अब ये खत्म नहीं हुई है बैलेंस शीट, ये सिर्फ लाइबिलिटी साइड का क्या हुआ है? टोटल हुआ है। ये सिर्फ लाइबिलिटी साइड का क्या हुआ है? टोटल हुआ है। किसी कुछ रहता है तो मैंने वीडियो ऊपर दिखा दी थी, तो फिर से देख लो एक बार। तो ये वीडियो पोस्ट कर लेना किसी कुछ रहता है। नेक्स्ट पेज पे टर्न करते हैं। अब ये बेटा इसी की कॉन्टिन्यूशन में चलेगा। जो नेक्स्ट चीज़ आई है वो आई है सेकंड। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एसेट साइड की। तो बैलेंस शीट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, एक इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और सेकंड क्या आया था? एसेट्स। सेकंड क्या आया था? एसेट्स। मैंने आप लोगों को जब कंपनीज की बुक में ये टॉपिक करवाया था, शेयर कैपिटल जब समझा रहा था, दो चीज़ें बताई थी। जब मैंने थोड़ी सी बैलेंस शीट समझाई थी आपको कि यहाँ पर बेटा दो चीज़ें हैं। देखो टीएस गरेवाल में जो दे रखा है वो पुराना ही फॉर्मेट दे रखा है, और अगर मैं बात करूँ बेटा लेटेस्ट उसकी जो CA में चीज़ें आती हैं वो वहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। आपकी टीएस गरेवाल में पुराना ही फॉर्मेट गिवन है, तो मैं आपको पुराने फॉर्मेट के हिसाब से ही करवा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे जो बात करते हैं बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं? थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम उसको टीएस गरेवाल के हिसाब से फेमस बुक सबसे यही है, इसको ही फिर फॉलो करते हैं, क्योंकि CBSE इतने जल्दी से आसानी से बेटा चेंजेस लेकर नहीं आता है। देखो इसके अंदर एसेट्स के अंदर आपके दो सब मेजर हेड, एक नॉन करेंट एसेट्स का और एक करंट एसेट्स का, एक नॉन करंट एसेट्स का और एक करंट एसेट्स का। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले लिखूँ तो क्या लिखूँगा? नॉन करंट एसेट्स। क्या आएगा बेटा यहाँ पे? नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स के अपने कितने हेड? एक सब हेड क्या? फिक्स्ड एसेट्स का। किस चीज़ का बेटा? फिक्स्ड एसेट्स का। एसेट्स के अंदर सबसे पहले मेजर हेड क्या? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर सब हेड क्या? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के भी बेटा अपना सब हेड है, वो है 4 सब हेड। एक है टेंजिबल एसेट्स का। टेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? विच कैन बी सीन एंड टच, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ ऐसी चीज़ें कह सकते हो। नेक्स्ट क्या आया? इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। नेक्स्ट आ गया इंटेंजिबल एसेट्स का। इंटेंजिबल एसेट्स के बाद बेटे जो थर्ड आता है वो आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और जो लास्ट और सब हेड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो सेकंड पार्ट क्या? बैलेंस शीट का एसेट्स। एसेट्स के अंदर दो मेजर हेड, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का बेटा एक सब हेड फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अपने 4 सब हेड कौन कौन सा? टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट।
तो जो दूसरा सब हेड है किसका, नॉन करंट एसेट्स का, वो है बेटा नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो है वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, सी जो बेटा नेक्स्ट सब हेड वो है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। याद हो वहाँ पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया था, तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स बेटा वहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा अब डी पॉइंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद आएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स, इन सब का अमाउंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। तो आप लोग एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना और इसको फिर नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेजर हेड आया वो आया करंट एसेट्स का। नेक्स्ट जो मेजर हेड आया वो आया करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स के अपने कुछ क्या है सब हेड। सबसे पहला आता है करंट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद बेटा बी आता है इन्वेंट्रीज। अब ये इन्वेंट्रीज कुछ नई चीज़ नहीं है बेटा आपके लिए, आप लोग स्टॉक पढ़ के आए, स्टॉक ऑफ गुड्स, वही उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। नॉर्मल स्टॉक होता है, कंपनीज एक्ट में बेटा इसको वर्ड जो डिस्क्राइब करा गया है वो करा गया है इन्वेंट्रीज का। थर्ड आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं बेटा, एक डाइटर पड़ा होगा, तो डाइटर क्या होता है, जिसको हम क्रेडिट सेल करते हैं उससे क्या लेना है, पैसा, उससे क्या लेना है, पैसा, डाइटर। और हम उससे बेटा फिर उसको बिल बना के काट के दे दें, उससे फिर बिल के पैसे लेने हैं, तो डाइटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल वो किसके अंदर आता है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। जो नेक्स्ट आता है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश है और जो चीज़ कैश के बराबर है। मैंने कंपनीज में आपको पढ़ाया था सिर्फ कैश और बैंक के बारे में, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें क्या क्या आती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। फिर आया नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद लास्ट वो आया अदर करंट एसेट्स। वो आया अदर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ आई बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट आया अदर करंट एसेट्स। और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा टोटल। हाँ, अब मैं एक बैलेंस शीट के नीचे भी लाइन डाल सकता हूँ, मैंने वहाँ नहीं डाली थी। बेटा ये जो था
ये जो नॉन करेंट एसेट्स का है आपका, ये आपका ओल्ड पैटर्न के हिसाब से है, ये आपका ओल्ड पैटर्न के हिसाब से है। आपकी बुक में यही है, आपके पेपर में भी यही आएगा। मैं एक अलग से दिखा देता हूँ कि न्यू पैटर्न होता तो न्यू पैटर्न में क्या था। पूरी बैलेंस शीट दोबारा नहीं बनाऊँगा, सिर्फ ये एसेट्स पार्ट का एक नेक्स्ट पेज पे मैं अलग से दिखा देता हूँ, आपको नॉलेज मिल जाएगी। करना हमने यही है, फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है। देखो, अगर मैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ एसेट्स की। एसेट्स के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट ये आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स। एसेट्स के अंदर मेजर हेड क्या बेटा, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर वहाँ पे सबसे पहले था फिक्स्ड। यहाँ पर अब जो लेटेस्ट नाम है वो है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, PPE। इसके अंदर एक सब हेड बना दिया है अब किसका, टेंजिबल एसेट्स का। पहले बेटा ये यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या था, फिक्स के अंदर टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। अब प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बना दिया है फिक्स्ड एसेट, नहीं लिखते हैं। इसके अंदर एक बेटा हेड बना दिया है किसका, इनटेंजिबल एसेट्स का। और अब जो बी पार्ट है वो इनटेंजिबल एसेट्स बस अलग से कर दिया है, जो इनटेंजिबल एसेट्स है वो अलग से कर दिया है। उसके बाद सब सेम ही है। और ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इनटेंजिबल एसेट्स हो उसके अंदर ही कवर हो जाएंगे, वो यहाँ पर नहीं आने हैं। फिर है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर डी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर ए आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और एफ है अदर नॉन करंट एसेट्स। बस यहीं पे डिफरेंस है। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के अंदर टेंजिबल एसेट्स, फिर इनटेंजिबल अलग से, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और अदर नॉन करंट एसेट्स। ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप लोग एक बार इसको वीडियो पोस्ट करके कर सकते हो। ये न्यू पैटर्न है, ये अभी CBSE ने अडॉप्ट नहीं करा है। चेंजेस आएंगे आपको टाइमली बता दिया जाएगा जो भी है। तो ये आज हमने जो क्लास में सिर्फ सीखा, आज हमने कुछ समझा नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं हमने उसको देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसको समझना स्टार्ट कर देंगे, एक एक हेड को बहुत तरीके से समझेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि पेपर में हमारे कहीं पे भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। क्योंकि बेटा गलतियाँ करोगे, अभी करोगे, मेरे को टेस्ट दोगे उसमें कर लोगे, पेपर में गलती हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पेपर में बस हमें गलतियाँ नहीं करके आनी है। तो सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एक एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के कितने, चार हेड, चार मेजर हेड। सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के कितने सब हेड, तीन। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीट्स अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर इसका सेकंड मेजर हेड क्या बेटा, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट। सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फिर आए नेक्स्ट मेजर हेड नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के चार सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ऐसे ही करंट लायबिलिटी के कितने सब हेड, चार। कौन कौन से, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ वो किसका हुआ, एसेट साइड का। एसेट साइड का सबसे पहला क्या, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दो मेजर हेड। नॉन करंट एसेट्स के अंदर एक सब हेड बेटा फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के अपने अंदर चार सब हेड, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर इनटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर और सब हेड क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट एसेट्स के सब हेड हैं।
नॉन करंट एसेट्स के सब पहला क्या नॉन, फिर सेकंड वाला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बाद क्या आया अदर नॉन करंट एसेट्स, फिर मेजर हेड नेक्स्ट क्या आया करंट एसेट। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। इन सबको सीखेंगे तरीके से, पहले समझेंगे फिर इसको लर्न भी करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट लर्न करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके सामने बेटा अलग अलग मेजर हेड उठाऊंगा, उसको समझाना स्टार्ट करूंगा। जैसे सबसे पहला हेड हमारा क्या है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है बेटा मालिकों का पैसा। शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है मालिकों का पैसा जो किसने इन्वेस्ट कर रखा है मालिकों ने। इसके अंदर फिर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। शेयर कैपिटल वैसे मैं आपको कंपनीज के अंदर सिखा के आ चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से इसके बाद क्लास में डिस्कस कर लूँगा। तो आप लोग इसको एक अलग से रजिस्टर में नोट कर सकते हो, एक थोड़ा मोटा रजिस्टर लगा लेना जिसके पेजेस अच्छे खासे हो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।